नमस्कार पशुपालक भाइयों, मैं डॉक्टर सतीश कोगनोड़े। आज मैं पुणे में हूँ। मेरे साथ है आदरणीय गुरुवर्य डॉक्टर NM मार्कंडे सर, एसोसिएट डीन और प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ वेटरनरी गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेटिक के पद पर कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री परभणी में कार्यरत थे। अभी आज हम उनसे काफ़ी महत्वपूर्ण बातों में जानकारी लेंगे। सर प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा आपके योगदान के बारे में हमारे किसान भाइयों के लिए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बताइए। नमस्कार भाइयों, डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। मैं डॉक्टर नितिन मनमोहन मार्कंडेय पिछले 40 साल से पशुपालक भाइयों से जुड़ा हूँ। प्रजनन की जांच करना, कृत्रिम रेतन करना, पैदाश के बारे में लोगों से बातें करना और अपने देश के लिए जो भी सामाजिक दायित्व है पशुपालन क्षेत्र में, उसमें मैं अब आज तक काम किया है। लिखता भी रहता हूँ, हर वक्त बातें करता रहता हूँ, डिस्कशन करते रहता हूँ और इसमें से दूध उत्पादन की बढ़ोतरी हो, ये मेरी कामना है। इस हिसाब से जो भी काम अपने सबके लिए, प्रोफेशनल के लिए ज़रूरी है, वो करने का मैं प्रयास करता हूँ। डॉक्टर भाइयों से मिलता हूँ प्रोफेशनली, उनको कुछ टेक्निकल एडवाइस कर देता हूँ। जो एक्चुअल पशुपालक है उनके साथ बातें करता रहता हूँ और ये क्षेत्र में बढ़ोतरी हो, दूध उत्पादन बढ़े हर एक क्षेत्र में, हर एक राज्य में, इसलिए प्रयास जारी है। सर आपका एकेडमिक योगदान के बारे में थोड़ा सा अगर बताएंगे तो अच्छा। हाँ, मैं 35 साल अपने पदवीधर जो ग्रेजुएट स्टूडेंट रहे उनके साथ उनको टीचिंग करता रहा। मैंने 25 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को रिसर्च के बारे में मार्गदर्शन किया है। 200 से करीब मेरे नाम पे रिसर्च पेपर्स है। उसके साथ मैंने कुछ बुक्स भी प्रकाशित किए वाले हैं। एकेडमिक एक्टिविटी में जहाँ भी अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ जाता हूँ, बाकी के स्टेट में क्या संशोधन चल रहा है उसकी ख्यालात रखता हूँ। और मेरा ये मानना है कि ये क्षेत्र बढ़ने वाला है। जितनी टेक्नोलॉजी आगे जाएगी, अभी तो AI आने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसके साथ अगर आप ये पशुपालन का क्षेत्र बढ़े तो निश्चित फायदा होने वाला है। और जो बायोटेक्निक की बात कर रहे हो, वो तो मेरा ही डिपार्टमेंट से चालू होने वाला है। पूरे एनिमल हस्बेंड्री क्षेत्र में बायोटेक्निक्स जो आए वो कृत्रिम रेतन से तो चालू हो गए, तो इसीलिए उसके पूरी चीज़ें ध्यान में रखता हूँ और सबके साथ डिस्कस करता हूँ। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप जानते हैं पशुपालक भाइयों कि हमारा जो देश है दूध उत्पादन में दुनिया में सबसे अग्रेसर है, लेकिन हम पाश्चिमात्य देशों की तुलना में हमारा जो एवरेज पर कैटल या पर एनिमल प्रोडक्शन है, मिल्क प्रोडक्शन है, वो दूध उत्पादन में काफ़ी हम पीछे है। तो इसके लिए हमें क्या सुधार लाना चाहिए सर? इसके ब्रीडिंग में क्या हमें सुधार लानी चाहिए, इसके बारे में आप बताइए सर। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसा वैसा तजुर्बा, अनुभव जिसको बोलते वो बढ़ता रहा। मैं ये सोचता हूँ कि समझो HF ब्रीड है, क्या ये 100 लीटर वाला आज जो है वो था पहले? जैसे हम इजराइल की बात करते हैं कि वहाँ 60-70 लीटर वाली दूध देने वाली इजरायली HF है, क्या वो पहले इतने दूध देने वाली थी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं थी। वो भी 1-1.5 लीटर की थी। बराबर। 150 साल का प्रयास, इजराइल का 60-70 साल का प्रयास यहाँ तक आया है कि हर साल 1 लीटर दूध बढ़ाने से आज HF गाय दुनिया में, अगर आप उन्हें गूगल सर्च देखें तो 125 लीटर 150 लीटर पर डे इल्ड कर रही है। इजरायली HF 60-70 लीटर्स पर डे एवरेज में आई वाली है। तो अपने यहाँ देश में जो प्रॉब्लम है कि अपनी देशी गैया बहुत कम दूध देती है और पर कैपिटा दूध कम है, वो हम बढ़ा सकते हैं। इसमें एक बहुत अभिमान की बात है कि अपने राजस्थान के जो भाई हैं उन्होंने अपने जानवरों का दूध उत्पादन बढ़ाने वाला है, चाहे वो गाय हो चाहे वो भैंस हो, लेकिन पर एनिमल मिल्क यील्ड उन्होंने इतना अच्छा बढ़ाया है कि पूरे देश में सबसे पहला स्टेट माना जाता है कि दूध उत्पादन में। तो ये काम अगर बाकी के स्टेट में हो जाए तो अपने के लिए ये कोई चैलेंज ही नहीं है, ये अपने को कृति करने की बात है। अब काम करते रहे तो बिल्कुल दूध बढ़ने वाला है। बहुत सही सर। मैं और एक आपसे पूछना चाहता हूँ अगला सवाल कि सर अभी हमें जैसे
नेक्स्ट जनरेशन प्रोजेनी आती है, काप आते हैं, तो काप के लिए सबसे बड़ा योगदान जो होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है सांड या बुल का योगदान। 50% बुल का योगदान होता है। तो उसके अच्छे नस्ल के अच्छे बुल का चयन करने के लिए किसान भाइयों को आप क्या सलाह देंगे सर? बड़ी अच्छी बात है। दूध बढ़ेगा तो सांड की तरफ से ही बढ़ेगा। बुल इज हाफ द हर्ड, ये पहले अपन बोलते थे। कृत्रिम रतन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की टेक्नोलॉजी आई, उसमें भी मेल का रोल जो है या सांड का रोल वो एम्फसाइज कर दिया गया। उसमें ये बताया गया कि जितना अच्छा सांड हो और अनुवंशिकता से जितना अच्छा हो, ब्रीडिंग पोटेंशियल जितना अच्छा हो, उतनी आगे वाली जो प्रजा है उसमें दूध बढ़ने वाला है। तो हर बार अपने को ध्यान देना चाहिए कि जब हम इंसेमिनेट करते हैं या नेचुरल सर्विस भी हो जाती है, तो वो सांड जो है वो 1 नंबर क्वालिटी का होना चाहिए। प्रूवन जिसको बोलते हैं, जिसने सिद्ध किया है उसका पोटेंशियल, वो होना चाहिए। और इस हिसाब से अपने को आगे जाने का है। जितना अच्छा सायर हो उतना दूध बढ़ने वाला है, उतना अपना परफॉर्मेंस, अपने को इकोनॉमिक रिटर्न्स ज्यादा मिलने वाले हैं। तो अभी जीनोमिक सीमेंट की तरफ हम आगे चल चुके हैं। तो अगर वो सांड जीनोमिकली टेस्टेड होगा तो उसके लगभग हम बोलते हैं कि 77% कैरेक्टर्स प्रोडक्शन के अगले जनरेशन में जाते हैं। हाँ। तो ये जीनोमिकली सिलेक्टेड जो बुल्स है उनका अगर हमारे आम किसान भाई अगर चयन करते हैं तो उनको जरूर फायदा मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। हाँ। पहली बात यह है कि जो सांड अपन ने सिलेक्शन में लिया है, निवड़ प्रक्रिया से हुआ है, वो कोई डिसीजेस के टेस्टिंग से नहीं है। अभी ये जीनोमिक सिलेक्शन की जो बात आती है वो डीएनए टेस्टिंग में होती है। आनुवंशिकता में क्या है उसका पूरा स्टडी, अभ्यास जिसको बोलते हैं, वो किए वाला है। साथ ही साथ क्या होने वाला है इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी, अनुमान लगाना। और अनुमान किस बारे में? हर एक बारे में। ग्रोथ रेट कितना होगा, उसके बाद पार्चुरेशन के बाद कुछ प्रॉब्लम होंगे क्या, उसका रिटेंशन प्लासेंटा होने वाला है क्या, मिल्क का फैट कितना होने वाला है, प्रोटीन कितना होने वाला है, मिल्क में जो सेल्स आते हैं सोमेटिक सेल, उसका काउंट कितना होने वाला है। ये सब चीज़ों का अभ्यास करके ये प्रेडिक्ट किया वाला है कि अगर ये जीनोमिक बुल आपने इस्तेमाल किया तो अगली पीढ़ी में उसका प्रभाव दिखाई देगा। और इस जीनोमिक बुल के हिसाब से ही अपने को आगे जाने का। तो जो सीमेन अपन लेते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से तो अच्छा से अच्छा देने का प्रयास है, उससे भी अच्छा देने का प्रयास जहां चल रहा है उसको प्राधान्य देना चाहिए, क्योंकि ये जीनोमिक बुल अपने देश के हितकारक मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने वाला है। सर बहुत ही धन्यवाद सर। और एक मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब हमारे देश में अब 2017 से हमारी कंपनी ने सेक सीमेन लॉन्च किया सर। अच्छा। तो सेक सीमेन पशुपालक भाइयों के लिए कितना फायदेमंद है और उसके ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्शन मिलने, गाभिन दर ज़्यादा रहने के लिए पशुपालक भाइयों ने क्या दक्षता लेनी चाहिए, क्या खबरदारी रखनी चाहिए, ये आप थोड़ा सा आपके सुझाव। बहुत अच्छा सवाल है। मैं इसलिए अच्छा कहता हूँ कि पिछले 7-8 साल में अपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र शासन ने दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया वाला है। नेशनल लाइवस्टॉक मिशन, इसमें दूध जितना ज़्यादा बढ़े उसके लिए प्रोत्साहित किए जा रहा है पशुपालक भाइयों को। उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो नया टेक्नोलॉजी आने वाला है उसको चालना देने के वास्ते बहुत सारी योजनाएं हैं। इसमें अपने को जब आगे जाने का है तो जानवरों का पालन पोषण उसमें तो सुधार हो, व्यवस्थापन में सुधार हो, लेकिन आनुवंशिकता का सुधार उसमें अंडरलाइन किए वाला है वो सबसे ज्यादा हो। ये बात है। अब आपने जो बात कही कि सेक्स्ड सीमन, लिंग वर्धित रेत मात्रा जिसको अपन कहते हैं कि जिसमें लिंग सुनिश्चित होता है, अगले प्रोजनी में अपने जो पीढ़ी आने वाली है उसका लिंग क्या हो। हमको चाहिए हेपर्स, हमको चाहिए ज्यादा से ज्यादा पाड़ियां, तो ज्यादा दूध बढ़े, नर की संख्या कम हो और ये फीमेल जो बच्चे हैं वो ज्यादा हो। ऐसा है। ये टेक्नोलॉजी से बहुत अच्छे बुल्स ये टेक्नोलॉजी में सेक्स सॉर्टेड सीमेन में लिए वाले हैं। ये वैल्यूएबल है। कितने वैल्यूएबल है? जो स्ट्रॉ अपन को मिलते हैं उससे ये 25 गुना ज्यादा वैल्यूएबल जेनेटिकली सुपीरियर बुल्स है। तो इस्तेमाल भी उसी तरफ से होना चाहिए। आपके घर में अगर कोई गाय 20 लीटर की हो, चाहे वो एचएफ हो या गिर हो,
तो जरूर सेक्स सीमेंट वो इस्तेमाल करें। आपके पास HF की गाय 40 लीटर वाली हो तो जरूर सेक्स सॉर्टेड सीमेंट का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपके घर में अभी 10 लीटर 12 लीटर यही चल रहा है प्रोडक्शन लेवल, तो आपको ये सोचना चाहिए कि पहले अपन इंप्रूवमेंट करेंगे मैनेजमेंट में, और सुपीरियरिटी को कब इस्तेमाल करेंगे, जहां क्वालिटी है वहां उसका इस्तेमाल करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को इस अवेलेबल स्ट्रॉस का लाभ मिले। और उनको भी अपन ने प्रोत्साहित करना चाहिए कि अब तुम्हारा दूध उत्पादन का जो थ्रेशोल्ड है वो 25-30 लीटर पे आए वाला है, तो अब सेक्स सॉर्टेड सीमेंट चालू करो, तो उससे ज्यादा अपने को बढ़ती मिलेगी। और सेक्स सॉर्टेड सीमेंट ये टेक्नोलॉजी 99% गारंटी है, बिल्कुल फीमेल प्रोजनी मिलने वाली है, और सब दूध उत्पादन का बढ़ावा जो है तो इसमें है। ये बायोटेक्निक है, तो बिल्कुल उसका अपने को प्रसार प्रचार करने में योगदान देना चाहिए। और एक था सर कि ज़्यादा से ज़्यादा गाभिन दर में सेक्स सीमेंट यूज़ करने के बाद में गाभिन दर में बढ़ोतरी होने के लिए हमारे किसान भाइयों को आप क्या सलाह देंगे? बहुत अच्छा कि एक अपने पास 25 लीटर वाली HF गाय है, सेक्स सॉर्टेड सीमेंट के स्ट्रॉ अपने पास भी है। इंसेमिनेशन करते वक्त जो 4 फैक्टर है उसमें एक है सीमेन स्ट्रॉ, दूसरा है वो जो गाइया जिसको अपन इंसेमिनेट करने वाले, तीसरा है इंसेमिनेटर, और चौथा है मालिक। बाकी के 3 जो फैक्टर है कि गाय का मालिक गाय, ये इनके लिए जिम्मेदारी ज्यादा है। हीट डिटेक्शन होने के बाद अपने पूरे देश में फर्स्ट स्ट्रेस इज मींट फॉर एग्जामिनेशन। ब्याने के बाद पहला जो माँ जाता है वो सिर्फ एग्जामिनेशन का ही स्ट्रेस है, उसमें अपने को देखना है कि कितने अवधि तक ये गाय माँच पे रहती है, उसका डिस्चार्ज कैसा है, स्टूल डिस्चार्ज कैसा है, वो क्लीन है कि नहीं। अगर नहीं है तो अगले स्ट्रेस तक अपने को स्कोप है कि उसको सुधार ले, गर्भाशय की स्थिति सुधार ले। और तीसरी बात यह है, इंसेमिनेशन टेक्नोलॉजी जब 150 साल पहले आई, दुनिया में आई, तब उन्होंने इंसेमिनेशन टू स्ट्रेस नहीं कहा, माँच पे आई तो भर दो, ये कहीं नहीं है। जब नियमित माँच पे आई तो भरो, ये लिखा है। और नियमित माँच उसको कहते हैं, रेगुलर स्ट्रेस उसको कहते हैं जो 21 दिन के बाद आता है। तो पहला जो आया वो तो नियमित है ही नहीं, क्योंकि तो पहला ही है, 21 दिन के बाद आने वाला नियमित है। इसलिए उस पर अगर एक बार इंसेमिनेट करे तो ये कॉस्टली स्ट्रॉ का इस्तेमाल अच्छी तरह से हो जाएगा, जो वैल्यू है वो स्ट्रॉ की वो बढ़ेगी, और अपन जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसको आगे लेके जाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि स्ट्रॉ यूज कर दिया, स्ट्रेस प्रॉपर नहीं था, गलत टाइम पे इंसेमिनेशन हो गया, गलत स्ट्रेस को इंसेमिनेशन हो गया, तो अपने को लगेगा ये टेक्नोलॉजी में कुछ फल्टी है क्या, कुछ गलती है क्या। नहीं, टेक्नोलॉजी कभी गलती नहीं कर सकती, आदमी गलती कर सकता है। तो ये टेस्टिंग बहुत जरूरी है कि कौन से माँच को अपन इंसेमिनेट कर रहे हैं। तो ये नियमित माँच और रेगुलर स्ट्रेस का बात अगर किसान भाइयों ने अगर बाद में रखी तो 100% रेट आएगा। मैं तो ये कहता हूँ कि 1 इंसेमिनेशन 1 कंसेप्शन, एक बार भर दी, प्रेग्नेंट ही होना ही चाहिए, क्योंकि हम है ना, हम वही उसके लिए है कि जो जिम्मेदारी से इंसेमिनेट करें। और एक थोड़ा सा सर आप बैलेंस रेशन और मिनरल मिक्सचर फीडिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। देखिए, पूरा रिप्रोडक्शन, पूरा प्रजनन ये आहार पे चलता है, एंड मिल्क इज प्रोड्यूस बाय द टीथ, ऐसा हम कहते हैं कि वो अडर में नहीं तैयार हो जाता, ये तो दांत में तैयार हो जाता, क्योंकि हम जितना भी अच्छा तरह से उसको खली खिलाएंगे या बाकी के फीड्स अवेलेबल है उसको देंगे, वो बैलेंस होना चाहिए। NDDB का रेशन बैलेंसिंग ऐप है, अभी भी देश के बहुत सारे किसानों तक ये पहुंचा नहीं है। ये टेक्नोलॉजी आके 15, 20, 25 साल हुए वाले हैं। जो खिला रहे हैं उसमें क्या गलतियां है, इसका शोध ये ऐप लेने से होता है। तो अगर खिलाना परफेक्ट है तो गाभन होना भी बिल्कुल परफेक्ट है। जिसका न्यूट्रिशनल बैलेंस अच्छा हो, वो एक भी गाय एक भी भैंस ये कमज़ोर नहीं रहेगी और गाभिन ना होते रहेगी। तो अपने को बिल्कुल टाइम पे और वक्त पे इनको गाभिन करना मुमकिन है अगर हम बैलेंस राशन करते हैं। और दूसरा इसके साथ ही प्लानिंग ऑफ फॉडर, कि जितना चारा लगता है 3 महीने का, वो अगर अपने पास प्लानिंग है तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं। साइलेज करो, स्टोर करो, जो भी करना है मेथड आपके हिसाब से करो, लेकिन प्लानिंग 3 महीने का फॉडर का
और बैलेंस ये जो फीड है उसका जानवरों के लिए अवेलेबिलिटी रखना ये जरूरी है। बराबर। और मिनरल मिक्सचर की तरफ थोड़ा सा देखिए, जहाँ तक हाई यील्डर्स की बात अपन कर रहे तो अच्छी तरह से मिनरल सप्लीमेंटेशन होना चाहिए। माछ की बात करें तो फास्फोरस की डेफिशिएंसी अपने पूरे इंडिया में ज़्यादातर से है, तो फास्फोरस सप्लीमेंटेशन माछ के वक्त होना चाहिए, ईस्टस के वक्त होना चाहिए, कार्विंग के वक्त कैल्शियम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है कैल्शियम का, जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन किसकी जरूरत है वो देख के अगर मिनरल दे दिए तो बहुत ज्यादा रहेगा। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो सेलेनियम और विटामिन ई। यस सर। ब्याने के पहले अगर इनकी पूर्तता करे तो रोग प्रतिकार क्षमता जिसको बोलते हैं, प्रतिवादन क्षमता, तो बहुत अच्छी बढ़ेगी। कोई मस्टाइटिस नहीं होगा, कोई मेट्राइटिस नहीं होगा, कोई सब क्लिनिकल एंडोमेट्राइटिस नहीं होगा, सब क्लिनिकल मस्टाइटिस नहीं होगा। और ये जो ताकत है डिफेंस करने की, वो बढ़ने के लिए सेलेनियम और विटामिन ये पार्चुरेशन के पहले या बैने के पहले गाय भैंसों में होना चाहिए। ये जो मिनरल मिक्सचर का है ये डेली फीडिंग में होना चाहिए। और अपना एरिया स्पेसिफिक जो आए वाले ना मिनरल मिक्सचर, उसकी तो बात ही अलग है। गवर्नमेंट सप्लाई कर रहा है, अपन ने उसकी डिमांड करनी चाहिए। अपने फीड में क्या है, अपने सॉइल में क्या है, भूमाता में क्या बचे वाला है, अपने चारे में क्या बचे वाला है, और अपने खून में जानवरों के क्या आ रहा है, इसका अगर तालमेल रखे तो निश्चित रूप से मिनरल अपने को मदद करने वाले हैं। और बाकी मेटाबॉलिज्म जिसको अपन चयापचय की क्रिया बोलते हैं ना, वो अच्छी तरह से हो जाएगी। रिप्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बराबर सर। बहुत ही अच्छा हमारे किसान भाइयों से आपने साझा किया सर। अगर हम बैलेंस रेशन, बैलेंस फीड और उसके साथ में अच्छा मिनरल मिक्सचर जिस पे आपको भरोसा है, वो अगर रेगुलर आप इस्तेमाल करेंगे, हम हमारे पशुओं के, मवेशियों के खिलाने में अगर रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे तो ये गाभिन समस्या जो है वो हम सर ने जैसे बताया 99% सॉल्व हो जाएगी। तो सर हम अगला सवाल लेते हैं सर। तो आगे हम जैसे आजकल देखते हैं हमारे पालक जो भाइयाँ हैं और जो एआई जो करते हैं, कृत्रिम गर्भाधान करते हैं, पशु चिकित्सक जो है, कई ये पशुपालक भाई उनको ये करते हैं कि हमारे जो एचएफ है उसमें जर्सी का सीमेंट लगाओ या जर्सी में एचएफ का सीमेंट लगाओ। तो ये कितना सही है सर या गलत? ये पैदाश की जो प्लानिंग है, जिसमें अपन ब्रीडिंग पॉलिसी कहते हैं, बराबर, ये बहुत ही रिजिड और बहुत ही स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। बराबर। जैसे कि अभी महाराष्ट्र की बात देखें, बाकी के भी स्टेट की बात देखें, तो यहाँ एक्ट लागू किए वाला है, ब्रीडिंग एक्ट। तो गलती कोई इसके बाद नहीं करेगा। किसान भाइयों की ये बहुत सारे दिन से तकरार है कि हमारी बहुत अच्छी नस्ल थी, उसको क्रॉस ब्रीड करके थोड़ा सा उसको बदल दिया गया, कुछ संकरित ज्यादा बना दी, हमको देशी चाहिए। कोई बात नहीं, कोई कुछ भी रखो, जिसका मन चाहे वो संभाल सकता है, लेकिन एक बार जो प्लानिंग की वो आखिर तक लेके जाना चाहिए। इसीलिए हर एक स्टेट में अपना खुद का ब्रीडिंग का प्लानिंग जो धोरण है वो प्रचार उसका होना चाहिए। इसमें एक बार एचएफ हाथ में लिया तो एचएफ के साथ ही चलेंगे, एक बार जर्सी लिया तो जर्सी के साथ चलेंगे। अपने को अगर देशी चाहिए, गिर चाहिए, साहिवाल चाहिए, तो गिर के साथ ही चलेंगे। फिर बाद में ये नहीं करेंगे। आजकल क्या हो रहा है, पीछे ऐसा था कि जो नॉन डिसिप्ड गैया थी उसके लिए या तो हम एचएफ या तो ब्राउन स्विस या तो जर्सी इस्तेमाल करते थे, इसलिए वो पूरा मिक्सचर हो गया फॉरेन ब्रीड का। अभी ऐसा हो गया कि मेरी गैया सफेद है से खिला रहे, तो मैं ये समझता हूं कि इसके लिए मैं और भी कोई सफेद वाला जो ब्रीड है उसका इस्तेमाल करूं, तो उसका देशी का भी मिक्सिंग अभी बढ़ गया। ये नहीं होना चाहिए। बराबर सर। प्यूरिटी शुड बी मेंटेन्ड यस सर। एज फार द ब्रीड इज। इफ इट इज अ संकरित है, संकरित रखो सालों साल। अगर वो देशी है तो देशी रखो, लेकिन शुद्ध देशी रखो, तो ही अपने को ज़्यादा बढ़ावा मिलने वाला है। और ब्रीडिंग पॉलिसी का इस्तेमाल करना ये बहुत ज़रूरी बात है। ये अगर अपने किए, अभी जैसे आपने सेक्स सॉर्टेड सीमेन का भी बात की, एक बार एचएफ हाथ में लिया कि एचएफ से ही ज़्यादा से ज़्यादा पैदाश अपने प्रक्षेत्र में होनी चाहिए। एक बार जर्सी लिया तो जर्सी के करो, लेकिन ये दोनों ही इसीलिए कि दूध बढ़ाने के वास्ते। आपको लगता है नहीं देशी चाहिए, गिर लो, साहिवाल लो, थारपार कर लो, उससे भी कोई नहीं, वो भी बढ़ा देगी। मुरा है अपना, जैसे कि बेफलोज में अपन बात करेंगे थोड़ा सा, तो मुरा का है,
ले सकते हो। नीली रावी है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। तो एक ही जो प्लानिंग कर दी वो आगे तक लेके जाना। बहुत ही अच्छा हमारे किसान भाइयों के लिए आपने सलाह दी सर। और एक मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में हमारे यहाँ पे जो सस्टेनेबल ब्रीड है, जैसे बहुत सालों से हम देख रहे हैं जर्सी बहुत ही सस्टेनेबल है, ज़्यादा दूध उत्पादन है, फैट प्रोडक्शन है, प्रोटीन भी अच्छा है उसका, सस्टेनेबली रहती है, कम फॉडर लगता है उसको। तो इसके रेयरिंग के बारे में आप क्या सुझाव देंगे इस किसान भाइयों को? जैसे ही क्रॉस ब्रीडिंग पॉलिसी है तो अपन ने एचएफ और जर्सी का इस्तेमाल किया। जो भी लोग एचएफ में है उनका बहुत सालों से ये कंप्लेंट है कि दूध ज़्यादा मिलता है लेकिन फैट नहीं मिलता, और जो डिसीज रेजिस्टेंस की पावर है वो भी नहीं, अडाप्टेबिलिटी की पावर बहुत आती है कि ये हमारे यहाँ नहीं चलता, वो हमारे यहाँ नहीं चलता। जैसे बेंगलोर से कुछ एचएफ जानवर लाते हैं तो वो कहते हैं कि वो अडाप्ट यहाँ होगा क्या नहीं होगा। तो ये वार्मिंग का जो प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग का, इसमें जर्सी इज मोर रेजिस्टेंट, टेम्परेचर रेजिस्टेंस उसकी पावर जो है वो ज़्यादा है, फैट परसेंटेज एचएफ से ज़्यादा है। इसके आगे लेके उसका जो प्रोग्रेसिव जो ग्राफ बोलते हैं ना विकास का, वो ज़्यादा अच्छा है। बराबर, धीरे से चलेगी लेकिन लंबी देर तक चले, लंबी रेस का घोड़ा जिसको कहते हैं, उसमें ये जर्सी की बात है। और जर्सी जानवर जो है वो अपने यहाँ के एनवायरनमेंट को, जो अपना टेम्परेचर बढ़ रहा है तब उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा एक्सोटिक ब्रीड सिलेक्शन में, और उसमें से अपने को दूध उत्पादन जितना चाहिए उतना बढ़ा सकते हैं आप। और आगे चल के जैसे दूध की गुणवत्ता हम बोलते हैं, तो दूध की गुणवत्ता में जितना दूध का प्रोडक्शन है, मिल्क प्रोडक्शन है, उसके साथ में हमें प्रोटीन कितना है उस, और जितना फैट है उसी के ऊपर हमें आगे चल के फार्मर्स को दूध के ऊपर रेट मिलने वाला है या उसकी प्राइस मिलने वाली, तो इसी ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो अगर अपने पास 10 एचएफ है, गैया है, तो उसके साथ अगर कुछ जर्सी रखो, देखो 2-4 का इस्तेमाल करके देखो, आपका एक्सपीरियंस बोल देगा कि अरे ये ज़्यादा अच्छा है। रेगुलरिटी इन प्रेगनेंसी, रेगुलरिटी इन ईस्ट्रस, रेगुलरिटी इन रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज, ये जर्सी में ज़्यादा है। उसके साथ दूध उत्पादन स्लोली बढ़ेगा लेकिन बिल्कुल बढ़ेगा। एश्योर्ड इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन ये जर्सी के साथ मिलेगा। साथ ही साथ जो अपने यहाँ क्या है, मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस में बहुत से प्रॉब्लम हो जाते हैं। जैसे एचएफ है ना, तो धूप काले में ज़्यादा भापने लगती है, पर्सपिरेशन ज़्यादा चलता है, नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, उसकी जो स्किन है वो प्रोटेक्टिव होनी चाहिए, तो ये जर्सी में है। तो ये अगर अपन उसका इस्तेमाल करने लगे तो निश्चित स्वरूप से अपने को यश मिलने वाला है। और अभी आपका तरह से पशुपालक भाइयों के लिए आपकी तरफ से कुछ सुझाव रखना चाहते हैं तो सर जरूर रखिए सर। अपन ने बाकी चीज़ के मैनेजमेंट के बारे में बात की, दूध उत्पादन बढ़ाने के बात की, सेक्स सॉर्टेड सीमेन की बात की। मैं ये मानता हूँ कि 95% मिल्क डिपेंड्स अपॉन द मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस एंड 5% इज हिज स्किल। इट इज डिपेंडेंट अपॉन द जेनेटिक्स। जितनी आनुवंशिकता को बढ़ा दे उतना दूध बढ़ने वाला है, तो उसके लिए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। और 95% मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस में कमतरता किसकी हो, तो वो है क्लीनलीनेस और हाइजीन। हमें दोबारा ये रीडिफाइन करना है कि मेरा फार्म क्लीन, हाइजीनिक, सैनिटाइज्ड और डिसइंफेक्टेंट इस सिचुएशन में कैसा रहे। अगर कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई डिसीज नहीं है, क्लीनलीनेस अच्छा है, दूध ही दूध है, दूध ही दूध है। हम ये बात करते हैं जैसे कि हमारी लोकल वर्नाक्युलर लैंग्वेज है, कोरडा गोठा मोजा नोटा। तो एज लॉन्ग एज आवर फार्म इज टोटली ड्राई एंड वी हैव लूज हाउसिंग सिस्टम इन आवर फार्म, वी आर गोइंग टू विन दिस सिचुएशन। विन विन सिचुएशन वही तभी संभव है जब हम टेक्नोलॉजी के साथ ये प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे। बहुत ही धन्यवाद सर, आपने आज बहुत ही अच्छी जानकारी दी। हमारे ये जानकारी आपकी हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही मददगार साबित होगी, और उनके रेयरिंग में, मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस में और उनके जो कंसेप्शन रेट में बहुत ही अच्छी बढ़ोतरी होगी। इसके लिए मैं ABS इंडिया की तरफ से और हमारे पशुपालक भाइयों की तरफ से आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ सर। धन्यवाद सर। खूब खूब धन्यवाद।